हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान कला और संस्कृति में राजस्थान की हस्तकला। इस क्लास से पहले हम इस टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं दो पार्ट्स में। उनमें हमने पढ़ा था कपड़े जो ब्लॉक प्रिंट है उसके बारे में पढ़ा था। कपड़े पर हाथ से जो छपाई होती है जैसे आज अजरक प्रिंट है, मलीर प्रिंट है, बगरू प्रिंट, सांगानेरी प्रिंट। हमने पढ़ा था कपड़े को विभिन्न रंगों से रंगा जाता है। रंगाई कला जैसे बंदेज है, पोमचा है, लहरिया है। कसीदा कला हमने पढ़ी, कपड़े को कढ़ाई करना, कपड़े पर जरी वर्क है, चटापटी वर्क है, मिरर वर्क है, पेज वर्क है। इन सब के बारे में हमने अध्ययन किया। उसके बाद हमने राजस्थान के अंदर जो हस्तकला है इसमें हमने देखा कि जो चित्रकारी कला होती है, चित्रकारी किन किन पे, जैसे कि वस्त्रों पर चित्रकारी होती है, बर्तनों पर, दीवार पर, शरीर पर, फर्श पर, विभिन्न स्थानों पर चित्रकारी की जाती है। तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे कि वस्त्रों के ऊपर जो चित्रकारी होती है जिसे फड़ और पिछवाई के नाम से जाना जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं। आज की इस क्लास में हम अध्ययन करेंगे बर्तनों पर जो चित्रकारी की जाती है जिसे हम पोट्री कला के नाम से जानते हैं। चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उन पर चित्रकारी करना क्या है, पोट्री कला, जिसमें हम पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले हम देखते हैं पोट्री कला होती क्या है भाई। जैसे चीनी मिट्टी का बर्तन बना रहा है कुम्हार। अब इस मिट्टी के बर्तन के बनने के पश्चात इसको पकाया जाएगा और इतना तक पकाया जाता है कि 800 डिग्री सेल्सियस तापमान तक इसको पकाया जाता है। और फिर उसके बाद इस बर्तन पर विभिन्न रंगों से कलात्मक आकृतियां उत्कीर्णन की जाती हैं इस बर्तन पर। तो यही क्या है, पोट्री कला है। और मूलतः यह कला कहाँ की थी? ईरान की थी, फारस से आई है। फारस से अफगानिस्तान फिर भारत आई है। तो इसके विभिन्न प्रकार हैं पोट्री कला के भी। जैसे ब्लू पोट्री है, कागजी पोट्री, ब्लैक पोट्री, सुनहरी पोट्री। इन सब का हम अध्ययन करेंगे। शुरू करते हैं सबसे ब्लू पोट्री से। ब्लू पोट्री जैसा कि आप नाम से ही जानते हैं कि जो चीनी मिट्टी के बर्तन हैं सब, उसके बाद इन सफेद चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं इन पर क्या करते हैं, फिर विभिन्न रंगों से, और उन रंगों में भी सबसे प्रमुख जो रंग है वो है नीला। नाम से यह पता चल रहा है, नीले रंग से इन बर्तनों पर विभिन्न चित्र बनाना ही क्या है, ब्लू पोट्री है। तो चीनी मिट्टी के बर्तनों पर रंगीन और आकर्षक चित्रकारी ही क्या है, ब्लू पोट्री है। मूलतः यह जो ब्लू पोट्री है मूलतः कहाँ की थी? ईरान की थी, जिसे हम पर्सिया के नाम से भी जानते हैं। और ईरान से यह कला कहां पर आई? अफगानिस्तान आई। और अफगानिस्तान ये आई थी मुगलों के समय में। मुगलों के समय अफगानिस्तान आई और मुगल बादशाह अकबर के समय अफगानिस्तान से यह कला लाहौर आई थी। और फिर लाहौर से यह कला दिल्ली आई अपने भारत में। और भारत में दिल्ली आने के पश्चात अपने राजस्थान में जयपुर के शासक राम सिंह के समय में यह अपने राजस्थान में आई थी। और आज अपने राजस्थान के अंदर ब्लू पोट्री का जो सबसे प्रमुख केंद्र है वो कौन सा है? जयपुर है। ये एग्जाम में बहुत सी बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है। ब्लू पोट्री का राजस्थान में प्रमुख केंद्र कौन सा है? जयपुर है। और किसके शासनकाल में आई थी? राम सिंह के शासनकाल में है जयपुर आई थी। क्या हुआ था कि जो राम सिंह सेकंड हैं, इनके समय में इस कला का सर्वाधिक विकास हुआ था। और इसी कला का स्वर्ण काल भी राम सिंह सेकंड का समय ही माना जाता है, जयपुर के शासक। इस समय इन्होंने दो कारीगर थे, दो कुम्हार कारीगर थे, जिनका नाम है, एक का नाम है चूड़ामन और एक का नाम है कालूराम। दो कुम्हार कारीगर थे। इनको इन्होंने दिल्ली भेजा था इस कला को सीखने के लिए। और दिल्ली में इन लोगों को जिन व्यक्ति ने प्रशिक्षण दिया वो था भोला कुम्हार। भोला कुमार के पास ब्लू पोट्री को सीखने के लिए भेजा गया था इन दोनों को, चूड़ामन को और कालूराम को। इनके नाम भी याद रखें आप। तो ये ब्लू पोट्री है। अब इस कला के एक बहुत प्रसिद्ध कलाकार हुए हैं जिन्होंने बहुत से अवार्ड भी जीते हैं, पुरस्कृत किया गया है इनको भारत सरकार के द्वारा। तो इसके जो प्रमुख कलाकार हैं वो है कृपाल सिंह जी शेखावत। इनका जन्म हुआ था 1922 में और इनका देहांत हुआ है 2008 में। जन्म हुआ था इनका मऊ गांव सीकर में, इनका जन्म हुआ था। जिन्हें ब्लू पोट्री का जादूगर कहा जाता है। ब्लू पोट्री के काम में सिद्धस्त हासिल थी इनको। और इन्होंने एक नई शैली की शुरुआत भी कर दी अपने नाम से, कृपाल शैली। क्या थी कृपाल शैली? जैसा कि आप इस पिक में देख रहे हैं, देखो इसमें ब्लू कलर के अलावा भी बहुत से रंगों का प्रयोग किया गया है।
तो इन्होंने 25 रंगों का प्रयोग किया था और एक नई शैली बनाई, कौन सी? कृपाल शैली। उस शैली को इन्हीं के नाम से जाना जाता है, कृपाल शैली के नाम से। और यह इस कृपाल शैली का ही चित्र है जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें। भारत सरकार ने इनको सम्मान भी दिया है, पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है इनको। वर्ष 1974 ईस्वी में पद्म श्री से सम्मानित किया गया इनको। वर्ष 1980 ईस्वी में इन्हें कलाविद की उपाधि दी गई और वर्ष 2002 में इन्हें शिल्प गुरु की उपाधि दी गई थी। कृपाल सिंह जी शेखावत को बहुत सी बार एग्जाम में आता है, यदि आप आरएस मेंस भी दे रहे हो तो उसमें भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कृपाल सिंह जी शेखावत के बारे में। इस कला की एक महिला कलाकार भी हैं जिनका नाम है नाथीबाई। नाथीबाई भी ब्लू पोट्री की एक कलाकार हैं। तो ये था ब्लू पोट्री। इसमें क्या है, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग से चित्रकारी की जाती है और जितने भी फैक्ट्स हैं आप इन्हें देखें अच्छे से। इसके बाद देखते हैं जैसे ब्लैक पोट्री है। ब्लैक पोट्री जैसा कि आपको ये चित्र में दिखाई दे रहा है, ब्लैक पोट्री। इसमें कौन सा रंग सर्वाधिक यूज में लिया गया है? काला रंग बस। तो ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा की है। इस पोट्री के अंतर्गत ब्लैक पोट्री में फूलदानों का, मटकों का, प्लेटों का सर्वाधिक प्रयोग यानी बनाए जाते हैं। फूलदान हैं, फूल रखने वाले मटके हैं, प्लेटें हैं, इस टाइप के आइटम ज्यादा बनाए जाते हैं ब्लैक पोट्री में। ये भी फूलदान की ही पिक है। एक है कागजी पोट्री। कागजी पोट्री क्या है कि जो बहुत ही पतला यानी कागज जैसा, कागज के समान जो पोट्री है, आप तो ये समझे कि कागज के समान जो पतले बर्तन हैं मिट्टी के, चीनी मिट्टी के, उन पर चित्रकारी करना ही वो कौन सी है? कागजी पोट्री है। और यह अलवर की प्रसिद्ध है। अलवर में डबल कट वर्क की पोट्री को ही कागजी पोट्री कहा जाता है। ये आपको दिखाई दे रही है पिक में, ये इसी की पिक है कागजी पोट्री की। एक है सुनहरी पोट्री, यह बीकानेर की प्रसिद्ध है और बीकानेर की पोट्री में लाख के रंगों का अधिक प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं मानव शरीर पर चित्रकारी। मानव शरीर पर चित्रकारी जैसे एक होता है गोदना। गोदना यानी शाब्दिक अर्थ है इसका चुभाना। इसे टेटू भी कहते हैं हम। टेटू है ये ताहिती भाषा का एक शब्द है और जिसका अर्थ होता है अंकित करना किसी भी चीज को। तो इसमें कैसे, वही शरीर पर, स्किन पर, त्वचा पर किसी भी कांटे से या कोई सुई है उससे चमड़ी को खोदा जाता है और उसमें काला और नीला रंग भर दिया जाता है जिससे पक्का निशान बन जाता है। प्राचीन काल से ही चली आ रही है यह कला और बताया जाता है कि महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने भी गोदना करवाया था। और यह बताना तो कठिन है कि इसकी शुरुआत कब हुई होगी, कैसे हुई होगी, लेकिन यह बात सही है कि इस कला की जो शुरुआत है वो उस समय में किसी भी कुनबे की पहचान के लिए या किसी भी कबीले की पहचान के लिए हुई हो। यही कारण है कि हिंदू धर्म में लगभग सभी जातियों में गोदना प्रथा का प्रचलन है। अपने हाथों में नाम लिखवाना या फिर कोई धार्मिक शब्द लिखवाना इस प्रथा को बल देता है। गोदना के संबंध में अनेक मान्यताएं और किंवदंतियां प्रचलित हैं। कुछ जनजातियों की मान्यताएं हैं कि शरीर में गोदना रहने से नजर नहीं लगती। एक मान्यता है कि गोदना गुदवाने से शरीर की बीमारियों से बचा जा सकता है और शरीर में धारण किए गए सभी गहने मरने के बाद उतार दिए जाते हैं, लेकिन गोदना रूपी गहना शरीर में हमेशा हमेशा उनके साथ में जाता है। यह सौंदर्य का भी प्रतीक है गोदना। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम बात करें तो जो एक्यूपेंचर है, गोदना को एक्यूपेंचर के रूप में मान सकते हैं। चीन में शरीर में सुई चुभोकर अनेक बीमारियों को ठीक किया जाता है और भारत में जो ये पद्धति है एक्यूपेंचर वाली, ये 1959 में आई थी। तो इस तरह से गोदना है, इसका सबसे ज्यादा प्रचलन तो वैसे आदिवासी जातियों में सर्वाधिक प्रचलन है इसका, आदिवासी जातियों में। लेकिन एक जनजाति है सहरिया जनजाति, इसमें पुरुषों का गोदना वर्जित है भाई। और बिस्सा जाति की जो महिलाएं हैं वो भी गोदना वर्जित है उनके लिए भी। तो ये था गोदना, सिंपल सा, कुछ भी नहीं है, एग्जाम में ज्यादा पूछा भी नहीं जाता ऐसा कुछ। और एक है मेहंदी। मेहंदी से तो आप अवगत हैं अच्छे से, सौभाग्य का प्रतीक है, सुहाग का प्रतीक है मेहंदी। और हमारे राजस्थान में जो सबसे प्रसिद्ध मेहंदी है वो सोजत पाली की मेहंदी है। बहुत सारे लोकगीत भी प्रचलित हैं इसके लिए और मांगलिक अवसरों पर, विवाह पर, किसी भी उत्सव पर मेहंदी ज्यादातर लगाई जाती है। एक शेर आपने सुना होगा,
सुर्ख रूह होता है इंसा ठोकरे खाने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर पर घिस जाने के बाद। एक लाइन है कि करतूते तो देखे मेहंदी की, तेरा नाम क्या लिखा शर्म से लाल हो गई। बहुत सारे लोकगीत भी बने हैं इस पर। मेहंदी रची हर हाथा में, ओहो मेहंदी रची हर हाथा में, घुड़ रयो काजल आँखों रंग सुरंग। अब इसके बाद हम देखते हैं दीवार पर जो चित्रकारी की जाती है। जैसे एक तो है भराड़ी, भरांडी। भील जनजाति के अंदर विवाह के अवसर पर और घरों की दीवार पर चावल के घोल से एक भराड़ी माता का चित्र बनाया जाता है। जो भराड़ी माता है भीलों की लोक देवी है और इसे माना जाता है कि गृहस्थ जीवन में जो दंपति लाड़ा लाड़ी वर वधु प्रवेश करने वाले हैं उन्हें खुश रखेगी, ऐसा माना जाता है। तो आप तो इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखें कि भराड़ी क्या है भाई। भीलों की एक लोक देवी है और भील जनजाति है, विवाह के अवसर पर इनका चित्र बनाती है घरों की दीवार पर। एक है सांझी। सांझी का जो त्योहार है ये आता है भाद्रपद महीने की पूर्णिमा से शुरुआत होती है इसकी और आश्विन अमावस्या तक यह त्योहार चलता है। सांझी का त्योहार, इसमें क्या होती है कि जो घरों की कुंवारी कन्याएं हैं घर के बाहर दीवार पर गोबर से चित्रकारी करती हैं और जो ये सांझी का त्योहार है ये माता पार्वती को समर्पित है। सांझी का त्योहार जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें इसके बाद हम देखेंगे जो धातुओं से निर्मित वस्तुएं हैं उन पर जो चित्र कलाएं की जाती हैं। जैसे मीनाकारी है, थेवा कला, कुंदनगिरी, कोफ्तगिरी, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर मूर्ति कला के बारे में, काष्ठ कला और भी जितनी हस्तकलाएं हैं उन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले मीनाकारी से। मीनाकारी क्या है कि जो सोने और चांदी के आभूषण होते हैं या जितनी भी और कलात्मक वस्तुएं हैं उनके ऊपर मीना चढ़ाने की कला, यानी उनके ऊपर रंग करने की कला ही क्या है, मीनाकारी है। सोने चांदी के आभूषण हुए या फिर और भी कोई कलात्मक वस्तुएं हैं उनके ऊपर रंग चढ़ाने की कला ही क्या है, मीनाकारी। यह कला भी मूलतः ईरान की है और ईरान में जो मुगल थे ये कारीगर थे और फिर ईरान से ये लाहौर आई यह कला। लाहौर में इसके जो कारीगर मुख्यतः हुआ करते थे मीनाकारी के वो थे सिख। और फिर जयपुर के जो शासक थे महाराजा मानसिंह प्रथम, इनके शासनकाल में यह कला कहां पर आई थी, जयपुर में। जयपुर के शासक मानसिंह प्रथम इसे कहां लेकर आए थे, लाहौर से जयपुर लेकर आए। और किनसे सीखी थी जयपुर के कारीगरों ने यह कला, सिखों से सीखी थी, लाहौर के सिखों से। और सिखों ने किससे सीखी, मुगलों से, ईरान के मुगलों से। तो इस तरह से अपने राजस्थान में आई थी मीनाकारी। और मीनाकारी का सबसे उत्तम कार्य कहीं किया जाता है, सर्वाधिक कार्य किया जाता है तो वो जयपुर में किया जाता है। जैसा कि आप पिक्स में देख रहे हैं सोने चांदी के आभूषण हैं और इन पर विभिन्न रंग चढ़ा रखा है। इसमें मुख्यतः जो रंग यूज में लिया जाता है वो है लाल रंग। मीनाकारी में प्रमुखतः कौन सा रंग यूज में लेते हैं, लाल रंग उपयोग में लेते हैं। और इसके एक प्रमुख कलाकार हुए हैं, सिद्धस्त कलाकार थे सरदार कुदरत सिंह। सरदार कुदरत सिंह मीनाकारी के जादूगर कहे जाते हैं। जैसे ब्लू पोट्री के जादूगर कौन है, कृपाल सिंह जी शेखावत। और मीनाकारी के जादूगर कौन हुए, सरदार कुदरत सिंह। इन्हें वर्ष 1988 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और भी बहुत सारे कलाकार हुए हैं कालांतर में इसके, जैसे कैलाश चंद है, काशीराम है। तो ये थी मीनाकारी। और जैसे चांदी पर जो मीनाकारी की जाती है, प्रसिद्धि देख रहे हैं हम पूरे राजस्थान में। चांदी पर जो मीनाकारी की जाती है, चांदी पर जो रंग चढ़ाया जाता है वो है नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। पीतल पर मीनाकारी करना ये जयपुर और अलवर की प्रसिद्ध है। तांबे पर मीनाकारी यह भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। और कांच पर मीनाकारी कोटा की प्रसिद्ध है।
कागजी मीनाकारी बीकानेर की प्रसिद्ध है। तो सभी के सभी फैक्ट आप ध्यान रखें इनको भी। इसके बाद हम देखते हैं थेवा कला, यह भी मीनाकारी कला ही है और यह कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है भाई थेवा कला। क्या होता है इसमें? देखो कांच पर मीनाकारी होती है इसमें। कांच भी कौन सा उपयोग में लेते हैं? बेल्जियम का कांच, रंगीन बेल्जियम कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन ही क्या है? थेवा कला है। ये थेवा कला की ही पिक है और इसका सर्वाधिक कार्य सबसे प्रमुख केंद्र कहां पर है? अपने प्रतापगढ़ में किया जाता है भैया। थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है और ये जो कार्य करते हैं ये यहाँ का राज सोनी परिवार यह कार्य करता है। क्या है कि उस वक्त आज से लगभग 400-500 वर्ष पहले इसकी शुरुआत हो चुकी थी, जब प्रतापगढ़ के राजा हुआ करते थे सावंत सिंह। तो उस वक्त जो कलाकार थे, प्रवर्तक थे, इसके जनक हैं इस कला के, वो है नाथूजी सोनी, सावंत सिंह के समय में। तो नाथूजी सोनी ने इस कला के बहुत सारे आइटम्स बनाए और वह किसने भेंट किया था? सावंत सिंह को भेंट किया। सभी को बहुत पसंद आई यह कला। उसके बाद सावंत सिंह ने इन्हें पुरस्कृत किया, राज सम्मान दिया, कुछ जागीरें दी और राज सम्मान देने के बाद ये जो परिवार है ये राज सोनी परिवार के नाम से जाना जाने लगा। अब क्या है कि इस परिवार के बहुत सारे लोगों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। केवल एक ही परिवार के लोगों को, बहुत सारे लोगों को सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय पुरस्कार से। इसी कारण से इतने सारे लोगों के, एक ही परिवार के इतने सारे लोग होने के कारण इन्हें वर्ष 2011 में इस परिवार का जो नाम है वो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। ये जो कला है इसमें क्या होता है कि देखो, एक है थेरना। थेरना क्या होता है? देखो इसमें, इस कला में पहले कांच पर सोने की शीट लगाकर, कांच पर सोने की शीट लगा उस पर बारीक जाली बनाई जाती है जिसे हम थेरना कहते हैं। थेवा नाम है, दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो थेरना और एक वाडा। थेरना का थे लिया और वाडा का वा लिया, इससे क्या बना? थेवा। और दूसरे चरण में क्या होता है? कांच को कसने के लिए चांदी के महीन तार से बनाई जाने वाली फ्रेम का कार्य किया जाता है जिसे हम वाडा कहते हैं। थेवा कला है, इसका नाम है, इसमें इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में भी अंकित है। जस्टिन वर्की हैं, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर थेवा कला को बढ़ावा देने के लिए का कार्य किया था, जस्टिन वर्की ने, और इसी कारण से इन्हें वर्ष 2009 में राजीव गांधी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया जस्टिन वर्की को। थेवा कला के जो कलाकार हैं जैसे राम प्रसाद राज सोनी, इन्हें वर्ष 1966 में राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया था राष्ट्रीय पुरस्कार से। शंकर लाल जी सोनी हैं, इन सबको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वेणी राम राज सोनी, राम विलास राज सोनी, जगदीश राज सोनी, बसंत राज सोनी, दोबारा रिपीट हो गए तो महेश राज सोनी और विजय कुमार राज सोनी, इन्हें दिसंबर 2017 में सम्मानित किया गया है। एक प्रसिद्ध कलाकार हैं गिरीश कुमार राज सोनी, गिरीश कुमार राज सोनी। देखिएगा जो ये थेवा कला है इस पर डाक टिकट भी जारी किया गया है। थेवा कला की एक प्लेट थी जो आपको पिक में दिखाई दे रही है और ये 8 इंच की एक प्लेट है जिस पर वर्ष 2002 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था भारत सरकार के द्वारा। और ये थी थेवा कला। इसके बाद हम देखते हैं और जो अन्य कलाएं हैं धातुओं पर जो की जाती हैं, जैसे कुंदन कला। कुंदन कला क्या अभी? जो स्वर्ण आभूषण हैं इन पर कीमती पत्थर जड़ना, जैसा कि आप पिक में देख रहे हैं। इस पिक में जो कुंदन कला का ही यह एक आभूषण है जो पहना हुआ है। और कुंदन कला का सर्वाधिक प्रसिद्ध कार्य किया जाता है जयपुर में। एक कहता है बादला। बादला क्या है? बादला एक पानी की बोतल है और यह पानी की बोतल है वो जिंक से बनती है। इसमें पानी ठंडा रहता है और जो प्रसिद्ध बादले हैं वो कहाँ का है? जोधपुर के प्रसिद्ध है बादले। तबक। तबक क्या है? देखो, चांदी के तारों को हिरन की खाल की कई परतों में रखकर पीटा जाता है। इसके फलस्वरूप बनने वाले पत्ते तबक या वर्क कहलाते हैं। इसके जो कारीगर होते हैं वो पन्नीगर कहलाते हैं और जयपुर का पन्नीगर मोहल्ला इसके लिए प्रसिद्ध है। एक है मुरादाबादी। मुरादाबादी जैसा कि आप पिक में देख रहे हैं, पीतल के जो बर्तन हैं उन पर खुदाई करके और कलात्मक नक्काशी का जो कार्य किया जाता है वही है मुरादाबादी।
और पहला स्थान, सर्वाधिक प्रसिद्ध कोई स्थान है मुरादाबादी का, तो वो है पहले नंबर पर जयपुर, फिर दूसरा नंबर आता है अलवर का। एक है कोफ्तगिरी। कोफ्तगिरी क्या है? जो कठोर वस्तुओं पर सोने व पीतल के पतले तारों से की गई जड़ाई, कठोर वस्तुएं हैं उन पर सोने और पीतल के पतले तारों से जो जड़ाई की जाती है वही क्या कहलाती है? कोफ्तगिरी। मूलतः यह कला दमिश्क की थी। दमिश्क सीरिया की राजधानी है, और फिर यह दमिश्क से पंजाब आई, और पंजाब से कहां पर आई? जयपुर और अलवर। जयपुर और अलवर की प्रसिद्ध है। तहनीसा। तहनीसा क्या है देखिएगा, किसी वस्तु पर डिजाइन को गहरा खोदकर, किसी भी वस्तु पर डिजाइन को गहरा खोदकर उसमें पीतल का पतला तार भर दिया जाता है, जिसे हम तहनीसा कहते हैं। अलवर की तलवार जाति और उदयपुर की सिकलीगार जाति इस कला के लिए प्रसिद्ध है। और एक है तारकसी। तारकसी आप देख रहे हैं, इसमें चांदी के बारीक तारों को उपयोग में लिया जाता है। चांदी के बारीक तारों को किसी भी आभूषण पर कहें या भी कोई भी कलात्मक वस्तु है, उसके ऊपर चांदी के बारीक तारों को बनना ही क्या है? तारकसी है। और तारकसी का प्रसिद्ध कार्य किया जाता है नाथ द्वारा में। इसके बाद हम देखते हैं उस्ता कला। उस्ता कला हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मरा हुआ जो ऊंट है उसकी खाल पर की गई स्वर्ण चित्रकारी उस्ता कला या मुनवती कला कहलाती है। यह कला उस्ताद कलाकारों के द्वारा शुरू की गई थी, जो उस्ता जाति के हैं, तो इसी कारण से इसे उस्ता कला के नाम से जाना जाता है। और इसका जो प्रारंभ है वो बीकानेर के शासक राय सिंह के समय में यह प्रारंभ हुई थी। इस समय आगे चलकर जो एक शासक हुए अनूप सिंह है, उन्होंने उस्ताद अली रज्जा व रुकनुद्दीन को लाहौर से लेकर आए थे। अनूप सिंह 2 कलाकारों को बीकानेर बुलाया था लाहौर से, अली रज्जा व रुकनुद्दीन को। और इस कला को सर्वाधिक प्रसिद्धि दिलाने का सर्वप्रथम कार्य किसने किया था? कादर बख्श ने। इस कला को सीखने के लिए, प्रशिक्षण के लिए एक सेंटर है, कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर बीकानेर। इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1975 ईस्वी में। 15 अगस्त 1975 को स्थापना हुई थी इसकी। और यहां पर क्या किया जाता है? उस्ता कला सिखाई जाती है। इसके प्रथम निदेशक थे कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर के हिसामुद्दीन उस्ता, जिनका जन्म हुआ था वर्ष 1914 में और इनकी मृत्यु हुई थी वर्ष 1987 में। दुलमेरा गांव, लोणकरण तहसील बीकानेर में इनका जन्म हुआ था। और राष्ट्रपति के द्वारा वर्ष 1986 ईस्वी में, उस समय जो राष्ट्रपति थे वो थे ज्ञानी जेल सिंह, उनके द्वारा इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और ये जो आप पिक में देख रहे हैं उस्ता कला की ही पिक है, स्वर्ण चित्रकारी की हुई है इस पर, ऊंट की खाल है। उस्ता कला के जो और कलाकार हैं, मोहम्मद हनीफ उस्ता, मोहम्मद असगर उस्ता, अजमल हुसैन उस्ता, मोहम्मद जमील उस्ता। एक है इलाही बख्श उस्ता। इन्होंने क्या, ये जर्मनी के एक चित्रकार थे जिनका नाम था एच मुलर, और इन्हीं के शिष्य थे इलाही बख्श उस्ता। इन्होंने महाराजा गंगा सिंह का चित्र बनाया था। तो वो जो चित्र है वो आज भी वर्तमान में भी यूएनओ के मुख्यालय में रखा हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ। ज्योति स्वरूप शर्मा जोधपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने ऊंट की खाल से ढाल व सुराही पर भी नक्काशी का कार्य किया है। अब देखिएगा, ये भी आप नोट करें कि गेंडे की जो खाल है, गेंडे की खाल से बने ढाल पर सुनहरी नक्काशी के लिए जोधपुर के लाल सिंह भाटी को राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये आप ध्यान रखें थोड़ा। एक जो ऊंट का बच्चा होता है उसको बोलते हैं तोड़्यो, और उसके मुलायम टोल्ड्या भी बोलते हैं। उसके जो मुलायम बाल हैं, मुलायम बालों को सूत के धागा मिलाकर उसमें एक कपड़ा तैयार किया जाता है जिसे कहा जाता है बाखल। ये भी फैक्ट्स हैं, इन्हें आप ध्यान रखें। इसके बाद हम देखते हैं काष्ठ कला। काष्ठ कला यानी लकड़ी के ऊपर जो कलाकृतियां बनाई जाती हैं, ये काष्ठ कला में है। लकड़ी के जितने भी आइटम्स बनाए जाते हैं। और काष्ठ कला के लिए जो राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध केंद्र है वो है बस्सी चित्तौड़गढ़। बस्सी चित्तौड़गढ़ सबसे प्रसिद्ध केंद्र है। और इस कला के जो जन्मदाता थे, बस्सी चित्तौड़गढ़ में काष्ठ कला के जो जन्मदाता थे वो थे प्रभात जी सुथार।
प्रभात जी सुथार है, इन्होंने वर्ष 1652 ईस्वी में सबसे पहले जो प्रतिमा बनाई थी, वो उस समय यहाँ के बस्ती चित्तौड़गढ़ के जो ठिकानेदार थे वो थे गोविंद सिंह रावत। और इन्होंने सबसे पहले जो चित्रकारी की थी, काष्ठ कला पर जो भी इसकी वस्तु बनाई थी वो थी गणगौर। इन्होंने गणगौर की प्रतिमा बनाई थी। गणगौर एक त्योहार है जिसकी शुरुआत होती है, जिसका चैत्र पक्ष के महीने में गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। चैत्र पक्ष की शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष के एकम से गणगौर पूजन शुरू हो जाता है और जो त्योहार मनाया जाता है वो मनाया जाता है चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। गणगौर दो शब्दों से मिलकर बना है, गण और गौर। गण यानी भगवान शिव और गौर यानी माता पार्वती। कहा जाता है कि इस दिन पार्वती जी का गोणा हुआ था। और आपको पता भी है जयपुर की गणगौर की सवारी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। जयपुर है, उदयपुर की गणगौर की सवारी प्रसिद्ध है। इस दिन लड़कियां व्रत रखती हैं, महिलाएं व्रत रखती हैं। फैक्ट्स हैं कुछ की, जैसलमेर में है गौर की सवारी निकाली जाती है, केवल ईसर की नहीं निकाली जाती। और यह सवारी भी चैत्र शुक्ल चतुर्थी को निकलती है, एक दिन बाद। गणगौर का जो त्योहार है सर्वाधिक लोक गीतों वाला त्योहार है। कोटा बूंदी में होसी गणगौर मारा, पंजा मारो यहीं रहो जी। कोटा बूंदी में होसी गणगौर मारा, पंजा मारो यहीं रहो जी। और देखिएगा बस्ती चित्तौड़गढ़ की है, वो कावड़ प्रसिद्ध है एक तो, और एक है बेवाण। बेवाण और कावड़ का सर्वाधिक प्रसिद्ध कार्य है वो बस्ती चित्तौड़गढ़ में किया जाता है। क्या होते हैं देखिए दोनों। कावड़ क्या है, एक लकड़ी का मंदिर है। लकड़ी का एक मंदिर है और इस मंदिर के बहुत सारे दरवाजे होते हैं। इस मंदिर में जब ये खुलता है तो इसमें बहुत सारे दरवाजे खुलते हैं और इन दरवाजों पर देवी देवताओं के पौराणिक चित्र बने हुए होते हैं। ये जो कावड़ है ये खेरादी जाति के लोग बनाते हैं। यहाँ पर बस्ती चित्तौड़गढ़ में खेरादी जाति के लोग कावड़ बनाते हैं। और कावड़ को सबसे पहले तो जो लकड़ी है इसको लाल रंग से रंगा जाता है और उसके बाद इसमें काले रंग से चित्रों को उकेरा जाता है। जब यह खुलती है, इसमें बहुत सारे दरवाजे होते हैं मैंने बताया, और जब यह खुलती है जैसा कि आप देख रहे हैं, खुलती है तो सभी दरवाजे खुलने के बाद आपको भगवान राम और सीता के दर्शन होते हैं। और ये आप याद रखें कहां की प्रसिद्ध है, बस्ती चित्तौड़गढ़ की में बनाई जाती है। बेवाण क्या होता है, यह भी एक लकड़ी का छोटा मंदिर होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं लकड़ी से बना छोटा मंदिर क्या है, बेवाण। इसके बाद हम देखते हैं कि लकड़ी से और कौन कौन सी चीजें बनती हैं। जैसे एक है कठपुतली। कठपुतली है, इसकी जन्म स्थली है वो राजस्थान ही है। और जो कठपुतली है दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो होता है कठ और पुतली। कठ का मतलब लकड़ी और पुतली का मतलब होता है गुड़िया, यानी लकड़ी से बनी हुई गुड़िया ही क्या कहलाती है, कठपुतली। और इसमें जो लकड़ी यूज में ली जाती है वो आडू की लकड़ी यूज में ली जाती है। इसका जो प्रमुख केंद्र है कठपुतली बनाने का वो है उदयपुर और चित्तौड़। और कठपुतली नचाने वाली जो जाति है ये है नट और भाट जाति के जो लोग हैं वो कठपुतली को नचाते हैं। इसका जो म्यूजियम बना हुआ है वो उदयपुर में म्यूजियम बना हुआ है कठपुतली का। और कठपुतली के जो जादूगर कहलाते हैं वो हैं दादा पदम जी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको प्रसिद्धि दिलवाई थी देवीलाल सामर ने। और देवीलाल सामर हैं, इन्होंने वर्ष 1952 ईस्वी में 22 फरवरी 1952 को उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना भी की थी। लकड़ी के इसके अलावा जो लकड़ी के खिलौने हैं वो उदयपुर और सवाई माधोपुर के प्रसिद्ध हैं, जिनके कारीगर हैं जैसे जमनालाल सुथार, रतनलाल सुथार, द्वारिका प्रसाद, लक्ष्मी चंद, ये कौन है, इसके कारीगर हैं खिलौनों के। इसके बाद है मूर्ति कला राजस्थान में। तो राजस्थान में मूर्तियां बनाने का जो प्रमुख केंद्र है वो जयपुर में। और जयपुर की जो मूर्तियां वो सफेद संगमरमर की मूर्तियां बनाई जाती हैं जयपुर में मुख्यतः। और जो इसके कारीगर होते हैं वो कहलाते हैं सिलावट।
काले संगमरमर की मूर्तियां हैं वो डूंगरपुर बांसवाड़ा में बनाई जाती है और काले संगमरमर की मूर्तियां बनाने का काम करती है सोमपुरा जाति के लोग वहां पर डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। और बांसवाड़ा में जो प्रमुख जगह है वो है तलवाड़ा। काले संगमरमर की मूर्तियां बनाते हैं यहाँ पर। जोधपुर में जिंक की मूर्तियां बनती हैं। धौलपुर व थानागाजी अलवर में लाल संगमरमर की मूर्तियां बनती हैं और जैसलमेर में पीले संगमरमर की मूर्तियां बनती हैं। टेराकोटा यानी मिट्टी की जो मूर्तियां बनाई जाती हैं, मिट्टी की मूर्तियां बनाने की कला ही क्या है, टेराकोटा कहलाती है। बहुत प्रसिद्ध है भाई ये, राजस्थान की इंपोर्टेंट भी है। बचपन से ही हम देखते आ रहे हैं, मिट्टी में खेलते हुए हम बड़े हुए हैं और बचपन में जब छोटे बच्चे थे तो इस तरह की हम चीजें बनाया भी करते थे, जैसा कि आप पिक में देख रहे हैं। इस टेराकोटा का जो प्रसिद्ध केंद्र है वो मोलेला गांव राजसमंद का है। इसके जो प्रमुख शिल्पकार थे वो थे उस वक्त मोहनलाल प्रजापत, जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया है। और टेराकोटा जो पद्धति है वो मोलेला गांव की बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है और इसे जीआई टैग में भी शामिल किया गया है, भौगोलिक संकेतक। भौगोलिक संकेतक क्या होता है पहले क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। एक है नागौर का एक गांव है भू नरावता गांव। यह गांव है, ये मिट्टी के खिलौने बनाने के लिए बहुत प्रसिद्ध है भाई, और भी बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं इसमें। और ये जो आप देख रहे हो पिक में, कितनी अच्छी कलाकृति है इनकी, देखिएगा आप किस तरह से मिट्टी से कितनी बढ़िया बढ़िया कलाकृतियां बनाई हुई है। हरजी गांव है जालोर में, वहां के जो मिट्टी के घोड़े हैं वो प्रसिद्ध हैं, जिन्हें मामा जी के घोड़े भी कहा जाता है। एक होता है व्हील। व्हील क्या होता है कि एक महल नुमा आकृति होती है, हमें अपने ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा प्रचलन में है, और जो छोटी मोटी चीजें होती हैं वो उसमें रखते हैं। और यह जो आकृति बनती है यह मिट्टी से ही बनाई जाती है। मिट्टी की महल नुमा आकृति ही क्या है, व्हील है, और छोटी मोटी चीजें रखने के लिए, इसको संग्रहित करने के लिए बनाया जाता है। गाँव में ज्यादातर देखने को मिलती है आपको। टेराकोटा के अवशेषों की बात करें, प्राचीनतम अवशेष जो हमें मिले हैं वो बड़ोपल बीकानेर से हमें प्राचीनतम अवशेष भी मिले हैं टेराकोटा के, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें आप इसे। इसके बाद देखते हैं कि अन्य जितनी भी हस्तकलाएं हैं, जैसे एक है जट कतराई। जट कतराई क्या होता है, जो ऊंट है, ऊंट के शरीर के बालों को कतरकर विभिन्न आकृतियां बनाना ही क्या है, जट कतराई है। और ये जो काम करते हैं वो रायका और रेबारी जाति के लोग यहाँ काम करते हैं। पिक में देख रहे होंगे आप कितनी अच्छी कलाकृति बना रखी है। एक है जटपट्टी वर्क। ये क्या होता है कि बकरी के जो बालों से इसका निर्माण किया जाता है, ये दरिया टाइप की होती हैं, और इसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है जहाजों के अंदर। जहाजों के अंदर जो कालीन बनाई जाती है उसमें उपयोग में लेते हैं। और अपने राजस्थान में इसका सर्वाधिक कार्य किया जाता है जसोल बाड़मेर में। जटपट्टी वर्क कहां पर, जसोल बाड़मेर। जटपट्टी का जो उद्योग है उसे हम जिरोही, भांकला और गंधा आदि नामों से भी जानते हैं। एक है पेपर मेसी। पेपर मेसी क्या है, जो कागज की लुगदी बनाई जाती है। सबसे पहले कागज होता है जो वेस्टेज है, उसके बाद उसकी लुगदी बनाई जाती है और उस लुगदी से विभिन्न आकृतियों में उस लुगदी को ढाल लिया जाता है। यही पेपर मेसी वर्क है, और सर्वाधिक कार्य इसका किया जाता है जयपुर और उदयपुर में। यह अलग से भी ध्यान रखें कि पेपर मेसी वर्क है वो तो जयपुर उदयपुर का प्रसिद्ध है, लेकिन कागज निर्माण का सर्वाधिक कार्य कहाँ किया जाता है, कागज बनाया जाता है, वो सांगानेर में बनाया जाता है, जयपुर में, और उसके बाद सवाई माधोपुर में। यहाँ पर एक राष्ट्रीय संस्थान भी है सांगानेर में, जिसे हस्तशिल्प राष्ट्रीय कागज संस्थान है सांगानेर में, जिसका वर्तमान में नाम क्या है, कुमारप्पा राष्ट्रीय कागज संस्थान। एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखें आप इसे। एक होता है गोटा। गोटा क्या होता है, ये वस्त्रों पर सजावट के लिए उपयोग में लिया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, चुनरी है, कोई भी वस्त्र है, सूट है, साड़ी है, इन पे गोटा लगाया जाता है, अलंकृत किया जाता है इसको। और गोटे के जो निर्माण के प्रमुख केंद्र हैं जहां का प्रसिद्ध है गोटा, वो है खंडेला सीकर, भिनाई अजमेर और एक जयपुर। यहाँ का गोटा प्रसिद्ध है। जैसा कि आप पिक में देख रहे हैं, एक गुलाल गोटा है, और ये गुलाल गोटा है पूरे देश भर में प्रसिद्ध है अपने जयपुर का। ध्यान रखें, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो, गोटा पत्ती से बने फल बीजिया कहलाते हैं, इसके नाम है गोटे में ये। और एक है बेल होती हैं, जो ये बेलें हैं इनको चप्पाकली कहते हैं।
इनके प्रकार हैं जैसे लप्पा, गोड़ा, लप्पी, किरण, बांकड़ी, गोखरू, नक्शी, ये सब क्या है, गोटे के प्रकार हैं। भर्त ये क्या होता है, जो पीतल या तांबे या किसी भी और धातु की जो वस्तुएं हैं उनको उन वस्तुओं की ढलाई की जाती है, वही क्या कहलाता है, भर्त कहलाता है। और इसका जो प्रमुख केंद्र है वो है बालाहेड़ी, महुआ, तहसील दौसा। एक है गोड़लिया, ये क्या है, जो पशु हैं उनके शरीर को यानी गोदना, एक तरह से उनके शरीर पर दाग लगाना, निशान बनाना, यही क्या है, गोड़लिया कहलाता है। वो दाग के जो निशान है वो गोड़िया कहलाते हैं, और जो दागने की जो क्रिया है ये कहलाती है अटेरना। जब ध्यान रखें। पाने, पाने क्या होते हैं, कागज है, इस पे विभिन्न देवी देवताओं की चित्र बनाना पाने कहलाता है। और श्रीनाथ जी के पाने सर्वाधिक आकर्षक के विषय होते हैं, कलात्मक हैं। इसमें 24 श्रृंगारों का चित्रण किया जाता है श्रीनाथ जी के पाने में। गलीचे फैक्चुअल चीजें हैं, इन्हें बस ध्यान रखें आप। गलीचे हैं ये जयपुर और टोंक के प्रसिद्ध हैं। वियना व फारसी डिजाइनों के गलीचे बीकानेर के प्रसिद्ध हैं। दरियां, दरियां बनाई जाती है टांकला गांव नागौर में, और लवाण दौसा में, यहाँ की दरियां प्रसिद्ध है। और जयपुर और बीकानेर की जेलों में भी दरियों का निर्माण कार्य होता है, ये भी आप ध्यान रखें थोड़ा। ऊनी नमदे ये टोंक के प्रसिद्ध हैं, जो आप देख रहे हैं ऊनी नमदे हैं ये टोंक के प्रसिद्ध हैं। एक है खेसला, खेसला जो है लेटा गांव और गुड्डा बालोतन जालोर के प्रसिद्ध हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जितनी भी हमने हस्तकलाएं पढ़ी हैं, इन हस्तकलाओं को जीआई टैग दिया गया है, भौगोलिक संकेतक में इन्हें शामिल किया गया है, जिससे इनके नाम का, इनके लोगों का दुरुपयोग न किया जा सके। स्थान विशेष की ही प्रसिद्ध होती हैं। जीआई टैग के विषय में हम पहले बात भी कर चुके हैं, तो आप ध्यान रखें कौन कौन सी वस्तुएं हैं राजस्थान की जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। तो एक तो है कोटा डोरिया साड़ी। जो कोटा डोरिया साड़ी है, इस वस्तु को भी जीआई टैग में शामिल है, जीआई टैग दिया गया है। और इसके लोगो को भी, जो लोगो है इसका निशान है, जयपुर की ब्लो पोटरी दोनों को है, तो लोगो भी शामिल है इसका। मोलेला क्ले वर्क, मोलेला की जो मिट्टी की मूर्तियां हैं, राजसमंद, मोलेला कहाँ पर है, राजसमंद में, ये इसका लोगो भी शामिल है और ये वस्तु भी। राजस्थान की कठपुतली, इसका भी लोगो, और ये राजस्थान की कठपुतली को भी भौगोलिक संकेतक दिया गया है। एक है सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, सांगानेरी प्रिंट है, बगरू प्रिंट है, थेवा कला है, पोखरण पोटरी को 2018 में ही शामिल किया अभी। एक है फुलकारी, ये तो थी सभी क्या है, हस्तकलाएं, और एक हस्तशिल्प है, हस्तकलाई है फुलकरी। ये है राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, इन तीनों की फुलकारी को जीआई टैग दिया गया है। और एक प्राकृतिक वस्तु में हम बात करें तो जिनको जीआई टैग मिला, एक मकराना का संगमरमर है, उसे जीआई टैग मिला है प्राकृतिक वस्तु कैटेगरी में। और ये सब क्या है, कौन सी कैटेगरी में, हस्तशिल्प कैटेगरी में। बीकानेरी भुजिया को भी जीआई टैग है खाद्य वस्तु कैटेगरी में। ये थी जीआई टैग वाली वस्तुएं। तो जो आज का हमारा ये टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुका है। हस्तकला का कंप्लीट टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया है 3 क्लासों में, तीनों की। यदि उससे पहले की क्लासेस आपने नहीं देखी है तो वो भी आप नोट करें। नागौर का एक जो आप क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन। नागौर का बू गांव किसके लिए प्रसिद्ध हुआ करता था? ऑप्शन ए पेच वर्क के लिए, ऑप्शन बी मिट्टी के खिलौनों के लिए, ऑप्शन सी जूट पट्टी के लिए, और ऑप्शन डी है लोहे के औजारों के लिए। बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मिट्टी के खिलौनों के लिए, नागौर का बू गांव। एक है चंदू जी का गड़ा तथा वोडी गामा स्थान किसके लिए विख्यात है? ऑप्शन ए कुंदन कला के लिए, ऑप्शन बी जाजम छपाई के लिए, ऑप्शन सी तीर कमान के लिए, ऑप्शन डी मीनाकारी के लिए। सॉरी, ये तो क्वेश्चन हमने पढ़ा ही नहीं है अभी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी तीर कमान के लिए। दोनों के दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए थे। ये फैक्चुअल चीजें हैं, इन्हें भी आप देख लेना। जैसे मोजड़िया कहाँ की प्रसिद्ध हैं? जयपुर जोधपुर की मोजड़िया प्रसिद्ध हैं। कसीदे वाली जूतियां भीनमाल जालोर। बडू गांव में तो एक बहुत बड़ा उद्योग लगा हुआ है कसूदा की जूतियों के लिए, यूएन के द्वारा संचालित की जा रही है एक यूएनडीपी परियोजना। और
रमकड़ा उद्योग है ये गलियाकोट डूंगरपुर। रमकड़ा क्या होता है भाई? देखो, एक होता है ना, आपने सुना होगा घिया पत्थर, जिसे हम सोप स्टोन भी बोलते हैं। पत्थर होता है, वो पत्थर कौन सा? घिया पत्थर या सोप स्टोन इंग्लिश में कहें तो। और उस पत्थर को तराश करके विभिन्न आइटम बनाना, खिलौने बनाना, वही क्या है? रमकड़ा उद्योग है। गलियाकोट डूंगरपुर बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में आता रहता है। और लाख का जो काम सर्वाधिक किया जाता है वो जयपुर में किया जाता है। एक है चंदन की लकड़ी के लिए जो प्रसिद्ध कार्य किया जाता है, चंदन की लकड़ी पर जो सूक्ष्म नक्काशी की जाती है वो चूरू की प्रसिद्ध है। इन सभी फैक्ट्स को भी आप एक बार देख लेना और नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। और आज हमारा यहाँ टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुका है, और इसके बाद संडे को इसका पेपर होगा, इसलिए आप तैयारी करें इसकी। इसके बाद हम जितने भी और टॉपिक हैं राजस्थान कला और संस्कृति के वो कंप्लीट करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।